दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सिंह मिस्टर अपने चैनल इंडिया टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ एक महिला है और कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी सरिता रावत जी की। और सरिता रावत जी की वो पहला पक्ष है, आज हमारे साथ दूसरे पक्ष मौजूद हैं करिश्मा जी, करिश्मा रावत जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया टीवी 24 में। मैडम अभी आप लोगों का विवाद हुआ था होली के दिन, तो मैडम सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं हम क्या हुआ था ऐसा मामला। भैया होली के दिन ऐसा हुआ, विवाद तो हमारा बहुत टाइम से झगड़े चल ही रहते। मेरे जेठ जेठानी हमेशा थोड़े दबाव उनका ज्यादा रहा है हमारे घर पे। और जैसे कि सबको मालूम है मेरे हस्बैंड बड़े शरीफ और सीधे किस्म के हैं। तो बस ऐसी कुछ बात हुई थी, बहुत काफी दिन से चल रही थी। मेरे जेठ जी का भी हाल फिलहाल कुछ मैटर फेसबुक में आया भी था, शिखा शर्मा नाम करके, आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए उनका वो पर्सनल मैटर है, मैंने उसमें कोई टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझा और ना मैंने कभी करी। पर मेरे जेठ जी ने कुछ ऐसी अनाप शनाप कुछ बातें ऐसी बोली अपने छोटे भाई के लिए, दीपक रावत के लिए। तो बस उसी की पुष्टिकरण के लिए वो अपने भाई से मेरे सास ससुर के कमरे में होली के दिन बात करने गए हुए थे, मतलब बैठे हुए थे। तो उन्होंने नॉर्मली बात पूछ ली उनसे कि रिकॉर्डिंग थी उनके पास, तो उन्होंने एविडेंस के साथ पूछा। हम लोग बातें एविडेंस के हिसाब से ही करते हैं, हम कोई कहा सुनी में किसी के नहीं जाते। तो उन्होंने ये पूछा एविडेंस को, मतलब रिकॉर्डिंग को ऑन करते हुए पूछा कि भाई तूने मेरे बारे में इतना अपशब्द अनाप शनाप क्यों बोला, जब मैंने तेरे लिए आज तक कहीं भी देख लीजिएगा सर आप, मतलब ना सोशल मीडिया में मेरे हस्बैंड कभी किसी को कुछ कहते हैं, ना उनको राजनीति से कोई मतलब है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, मिस्टर दीपक रावत, पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज के नागरिक हैं। पर इतने में दोनों भाई की बात चली रही थी और मतलब वो अपने बड़े भाई से पूछ ही रहे थे कि भाई दुख तो लगता है, देखिए ना कितना बड़ी बात बोल दी कि तू कमाई खाता है, ये वो सोना बीवी की ऐसे वैसे। तो उतने में बात चली रही थी तो मेरा भतीजा आया, जैसे कि थोड़ा एग्रेसिव और जवान खून है, तो गर्म खून है उसका। वो आया और वो एकदम से बोला, अरे पापा इस बेवकूफ की बात क्या सुन रहे हैं, चलो ना चलो ऊपर चलो। उसने ऐसे करा, इसी तरीके से करा उसने। तो मेरे हस्बैंड को, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि उनका दिल ऐसा हो गया ना कि जिस बच्चे को, मतलब वो चाचा जिस बच्चे को हमेशा मुझे भी कहते थे कि अभिषेक रावत बेटे का नाम है उनका, उम्र 25 साल 26 साल कुछ होगी, जिस बच्चे को मैंने ऐसे खिलाया है, बोला उसने इतनी बदतमीजी, मतलब ना कि ऐसे इस बेवकूफ की बात सुन, गाली भी दी। मैं गाली नहीं देना चाहूंगी, मैं सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं ऐसा कहना चाहूंगी। गाली देकर संबोधित करते हुए बोला कि इसकी बात में क्या आ रहे हो, ऊपर चलो पापा, ये तो ऐसा बेवकूफ है, ये वो सो करके। तो दीपक उठे और दीपक ने ऐसे हाथ करके बोला कि देख अब्बू, जैसे हम छोटे को बोल देते हैं, अपने छोटों को, चाचा भतीजे को बोल देता है कि देख अब्बू तू बीच में मत पड़, ऐसे बोला उठकर। उतने में क्या था भाई साहब, जवान खून। और आजकल का जवान खून तो भैया इतना खतरनाक है कि बड़े बूढ़ों की इज्जत का कोई लिहाज नहीं है। उसने हाथ हटाया अपने उसका चाचा का, ऐसे मोड़ा और एक घुसा मारा उनके यहाँ पर, जैसे कि मैं मेडिकल भी दिखाऊंगी आपको। एक गुस्सा उनके मारा तो मेरे हस्बैंड को तो मतलब ऐसा लग गया कि जैसे धरती फट गई, अपमानित होके, मतलब ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो जैसे उसको वो करने गए कि भाई तू कैसे हाथ छोड़ रहा है, तो मेरे जेठ ने हाथ पकड़ा मेरे पति का, ठीक है। वो दो जने थे, मैं अकेली, मेरे पति अकेले। देखिए 25 साल का लड़का मेरा तो है नहीं, मेरी तो मासूम छोटी सी बेटी है और पति है बस। मेरे जेठ ने पकड़ा और मेरे भतीजे ने अपने चाचा को जो ताबड़तोड़ मारना शुरू करा है सर। और कमरे के अंदर कैमरा नहीं था, कमरे के अंदर कैमरा नहीं था। और मतलब मैं कपकपी हालत में, अभी भी मेरी आवाज बैठी हुई है, बचाओ बचाओ चिल्लाई। उतने में सरिता रावत आई। भाई मानना पड़ेगा, दोनों माँ बेटे बहुत बड़े गुंडे, बहुत बड़े, मैं खुलेआम बोलूंगी गुंडे। सरिता रावत हेलमेट लेके आई सर, उसने सीधा ऐसे मारा। तो मैं अपनी भतीजी के लिए बोलूंगी, वो बच्ची, मैं उसके लिए गलत नहीं बोलूंगी, उस बच्ची ने घबराहट में अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया सर। नहीं तो मैं सबको ये बताना चाहूंगी, अगर मेरी भतीजी नहीं होती उस दिन आशी रावत, तो शायद मैं आज आईसीयू में लेटी होती हॉस्पिटल में किसी। मेरी भतीजी ने घबराहट से हाथ पकड़ लिया अपनी माँ का, तो उसने थोड़ा पीछे खींचा अपनी माँ को।
ए मम्मी क्या कर रहे हो? तो उसने ऐसे पीछे करते हुए मारा तो मुझे तब भी, पर वो हेलमेट क्या मेरे सीने पे लगा, और यहाँ पे भी सर अभी भी मेरे नील है, मैं ज्यादा दिखा नहीं सकती, मेरे अभी भी नील है, मैंने आपको मेडिकल की रिपोर्ट दिखा दूंगी। तो आशी ने जब पीछे खींचा तो हेलमेट मेरे यहाँ लगा। उसके बाद अफरा तफरी हुई, पीछे भागा दौड़ी हुई, मुझे थोड़ा सा समय मिला जिसमें मैंने जैसे तैसे 112 नंबर को फोन करा, और 112 नंबर को फोन करके मैंने जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस अब आने वाली है, तो दोनों ही बेटा और पिता दोनों के दोनों ही अपना स्कूटी स्टार्ट करके तुरंत निकल गए, वहां से फरार हो गए। यही तो घटना मैं सर आपको सुबह की बता रही हूँ, जिस समय कोई नहीं था, जिस समय हम सिर्फ सुबह सुबह टीका करने जा रहे थे अपने सास ससुर के कमरे में, और अंदर देखिए कोई कमरे के अंदर कैमरा नहीं लगा था, वहां पे आप जाके भी चेक कर दीजिए। अगर मैं तो कहती अगर वहां पे भी कैमरा होता तो इन्हीं के अगेंस्ट जाता, तब लोगों को और सच्चाई पता चलती कि ये दोनों माँ बेटे कितने बड़े गुंडे हैं। मैं बस यही चाहूंगी कि मेरे देखिए अभी भी हाथ कांप रहे हैं वो सोचकर कि मेरे अकेले पति को इन्होंने कितना मारने की कोशिश, और मेरे कपड़े मुझे ऐसे ऐसे करके फाड़ने नंगा करने की कोशिश, और खुद ही फिर फेसबुक में लिख रहे हैं। तो शाम को फिर जो एविडेंस इन्होंने शाम के डाले हैं, जो जब वो भाग गए दोनों, तो मैं रिपोर्ट करने गई पुलिस में, और फिर जो इन्होंने क्लिपिंग डाली है वीडियो फेसबुक में, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगी कि शाम को मेरी देखो हमने अपना गुस्सा, मैं मानती हूँ मैंने अपना गुस्सा गमलों को तोड़कर निकाला सर, किसी को मार कर नहीं। मैं वो गमले वो पत्थर ऊपर भी मार सकती थी, पर मुझे पता है किसी जीवन की हत्या नहीं कर सकते हम, अपराध है। तो जब मैंने इतना कमजोर अपना पना देखा कि मेरे पति के साथ सरेआम ऐसा हो रहा है घर में, तो मैं इतनी वो हो गई थी कि मैंने वो गमले ऐसे तोड़कर अपना गुस्सा निकाला, निर्जीव चीज को तोड़कर अपना गुस्सा निकाला। और फिर मेरी बहन, जैसे कि उन्होंने वीडियो क्लिपिंग में दिखाया है कि मेरी जो सिस्टर है वो ऊपर सरिता रावत जी के पास ऊपर बात करने गई, क्योंकि सरिता रावत और उनका बेटा, पता नहीं मैं तो कहती हूँ बेटे बच्चे क्यों, मेरी भी बेटी थी, कहीं से कहीं नहीं दिखेगी आपको उस वीडियो में, मेरी बेटी सहमी हुई डरी हुई रो रही थी साइड में, उनका बेटा बिल्कुल मारने काटने को आ रखा था। बड़ों के बीच में बच्चों को कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, पर पता नहीं क्या परवरिश और क्या संस्कार दिए हैं। तो मेरी जो दीदी है वो पूछने गई ऊपर कि भाई बार बार बोल रहे थे तुम देह व्यापार करती हो, मैं ऐसे शब्द कैसे आप टीवी पे निकालूं जो वो बोलती हैं कि वैश्यावृत्ति करती हो, किसी साधारण महिला को, जो आप नॉर्मल, जो बेचारे अपना काम करके पढ़ लिख के अपनी नौकरी करके आसलून करके पैसे कमा रही है अपनी मेहनत से, उसको आप दया व्यापार वैश्यावृत्ति ऐसे बोलकर उसको गालियां निकाल रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो। तो मेरी दीदी ऐसे ऊपर पूछने गई कि क्यों बोल रहे हो भाई, वो कोई भी बोलेगा, अगर किसी को भी आप बोलेंगे तो वो बोलेगा हमें इतनी गंदी बात आप क्यों बोल रहे हैं। तो जब वो ऊपर बोलने गई तो आप लोग वीडियो आप प्लीज अपने अगर चला सकते हैं अपने चैनल पे वो टेलीकास्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी टेलीकास्ट कीजिएगा जिसमें 5 लोग ऐसे उस महिला के गर्दन और सर को उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है कि मैं तो कहती हूँ भगवान ने उनकी गर्दन बचा ली। नहीं तो 5 लोग एक औरत की गर्दन और बाल नोचते ना, तो सर ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, अगर ये टूट गई ना तो पैरालाइज हो जाता है इंसान को। और उनकी छोटी बच्ची है, उनका भरण पोषण कोई पूछे उनसे जाके कि कौन करता, सत्येंद्र सिंह रावत करते या हमारे मंडल की, भाजपा मंडल की हमारी महामंत्री के पद पे जो विराजमान है आज सरिता रावत, वो करती उस बच्ची का भरण पोषण, या मेरा अभिषेक जो मेरा भतीजा है वो करता, कौन करता उसका भरण पोषण जो उन्होंने इतनी क्रूरता से, और एविडेंस है, मैं एक बात करती हूँ सर एविडेंस और तथ्यों पर, नहीं तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करती जिससे मैं हवाबाजी में कुछ भी कह दूं। कहने के लिए मैं भी अपनी जेठानी को कुछ भी कह सकती हूँ, राजनीति में कुछ भी बोल सकती हूँ, अनशन कुछ भी बोल सकती हूँ। वो रात के 12 बजे आती हैं, वो दिन भर घर पे नहीं रहती हैं, वो ज्यादातर घर पर रहती ही नहीं है, वो बाहर ही रहती हैं ज्यादातर। तो अनाप शनाप तो मैं भी बोल सकती हूँ सर, पर किसी के चरित्र पर बिना किसी ठोस सबूत के बोलना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। तो मैंने आपको ये पूरी स्टोरी इस बारे में तो बता दी है। बाकी मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, अपने
पूरे समस्त जनता को एक चीज और बताना चाहती हूँ कि देह व्यापार जैसा शब्द जो उन्होंने इंटरव्यू में मेरे लिए बोला है, वो किस बेस पे बोला है? उनके पास ऐसा कौन सा ठोस सबूत है जो उन्होंने मेरे लिए देह व्यापार जैसा बहुत बड़ा, मरने को आ जाती है एक महिला अगर किसी के लिए देह व्यापार, पहले मुझे सबूत लाके दिखाओ। मैं खुद जाऊंगी थाने में, खुद अपना मुंह काला करके जाऊंगी मैं थाने में, खुद सरेंडर करूंगी कि हाँ मैंने देह व्यापार किया, पर कोई सबूत, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के आपके मुंह में जो आ रहा है, आपके मुंह में जो आ रहा है आप वो बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। सर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी और मैं लोगों को भी दिखाना चाहूंगी, ये केंद्र विद्यालय इतनी बड़ी संस्था, सर केंद्र विद्यालय कोई छोटी मोटी संस्था और कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, बहुत बड़ा स्कूल है, हरिद्वार बीएचएल का यहाँ का मेरा वर्किंग सर्टिफिकेट है। 1 साल की मैंने यहाँ पे नौकरी की है एज अ योगा टीचर, ठीक है। और मेरे यहाँ पे डिग्रीज हैं जिसमें सर मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हूँ, मैं एमए योगा फर्स्ट डिवीजन से पास हूँ, ठीक है। मैं समाज शास्त्र से एमए किया है, मैंने डबल एमए किया है सर, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हूँ। किस बेस में? ये देखिए सर, ये देह व्यापार। अगर मुझे यही सब देह व्यापार करना होता तो मैं क्यों पढ़ती? सर मैं हरिद्वार जाती थी, एक बार आप ना हरिद्वार जाके पता करेंगे ना, जब बीएचएल स्कूल में केंद्र विद्यालय के कि करिश्मा रावत मैडम ने यहाँ 1 साल काम कर रखा है तो बताएंगे कर रखा है, फिर उनसे पूछना वो कैसे करती थी आना जाना। सर इतनी दूर नौकरी करना हर किसी की नहीं है बस की बात, इतनी दूर देहरादून से वहां नौकरी करना, मेहनती हूँ, पढ़ाई लिखाई करी है। हाँ मेरी माँ ने मुझे राजनीति नहीं सिखाई, मेरी माँ ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, मुझे कलम की ताकत, मेरी माँ ने कहा सबसे बड़ी ताकत इसमें होती है बेटा, ये जब तक आपको आता है तो ये सारी दुनिया इस कलम पे झुकती है। हम राजनीति नहीं कर सकते, चाटुकारिता नहीं होती हमसे, बातें बनानी नहीं आती, पैसा नहीं है हमारे पास ज्यादा कि मैं भीड़ ले लेके या मैं पैसा खर्च करके लोगों को अपनी साइड कर लूं, वो मेरे बस का नहीं है। मैं पढ़ाई लिखाई करना जानती हूँ और मैंने वीएलसीसी से ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, वो भी बहुत रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। और मेरे जहाँ इन्होंने मेरी दुकान नथुआ वाला में इन्होंने मेरी दुकान की, बताओ मेरी रोजी रोटी पे इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी सोशल मीडिया में। आप मतलब किसी की रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं इतना बड़ा बात बोल के, मतलब क्योंकि खुद तो आप कुछ काम नहीं करती हैं, खुद में आप में क्या टैलेंट है, क्या जानती हैं आप, कहाँ आपने इतनी बड़ी संस्था में, कौन सी इतनी बड़ी संस्था में सरिता रावत ने आज तक काम किया है, मुझे कोई बताए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में भागना, ये भागना वो करो। सर मैं भी बीजेपी की बहुत बड़ी समर्थक हूँ, बहुत बड़ी समर्थक, मैं खुलेआम बोलती हूँ, मैं हमेशा बीजेपी को वोट करती हूँ, मैं भी हूँ। पर हाँ ठीक है, राजनीति में मैं ऐसे किसी कार्य पद और इसमें नहीं हूँ क्योंकि नहीं टाइम है, अपना काम है, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज होती है और राजनीति में आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। पर अगर बीजेपी में ये सिर्फ बीजेपी को एज अ गुंडागर्दी के लिए यूज कर रही है, जब से ये पद पे आई हैं, मैं फिर से बीजेपी के सभी पद अधिकारी को ये कहना चाहूंगी कि जब से ये पद में आई हैं महामंत्री मंडल की, तब से इनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है घर में, मुझे देखकर थूकना करना, मतलब इतनी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इनकी भाषा जो ये फेसबुक में मेरे लिए लिख रही हैं, इससे बदतर इनका व्यवहार हमारे घर पे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी विनोद जी कि इन लोग का, मेरे जेठ का, मेरे जेठानी का शुरू से ही ये रहा है कि हमारी ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे बच्चे ही खाएं, क्योंकि बेचारे मेरे छोटे जेठ और मेरे जो छोटी जेठानी है वो बाहर रहते हैं दिल्ली में और एक बस हम ही हैं, मैं और दीपक हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम भी यहाँ से निकलें और ये पूरा का पूरा कब्जा हमारा हो जाए। इन्होंने पहले भी ऐसे ही हिंसक चीजें करी थी मेरे साथ पहले, फिर समझौता हो गया था पुलिस से, थाने से, पर इस बार सर इन्होंने मेरे देवता जैसे आदमी को जो मारा है, मैं शांत नहीं बैठूंगी, मैं नहीं बैठूंगी। मेरे पति को मारना नहीं चाहिए था, दोनों बाप बेटे ने मिलके, और बीवी ने तो मतलब सरिता तो मुझे हेलमेट से मारनी आई, वो तो मेरी भतीजी ना होती, आज मैं ये भी बोलूंगी अगर मेरी भतीजी ना होती सर तो शायद मेरा ये सर फटा होता और मैं किसी हॉस्पिटल में होती, और आप शायद मेरा इंटरव्यू लेने मैं बचती भी नहीं। और वो मुझे कह रही है देह व्यापार करती हूँ मैं। आप लोगों के सामने मैंने ये
अपने एविडेंस, अपनी डिग्री, मैंने अपनी सब चीज, मैंने आपको वो दिखाया, अपना मेडिकल दिखाया। उन्होंने कहा शराब पीकर आई है, मैंने अपना मेडिकल दिखा दिया आपको। रात के 10 बजे का मेडिकल है वो मेरा, 10-11 बजे का, ऐसा भी नहीं है कि सुबह का मेडिकल हो, वो मेरे रात का मेडिकल है। और उसमें कहीं से कहीं पुष्टिकरण नहीं हुई है कि मैंने शराब का सेवन कर रखा था। बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि बीजेपी में उन्होंने मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, तो मुझे बताना पड़ेगा, मुझे भी अपनी आवाज रखनी पड़ेगी। मुझे लोगों ने बोला कि करिश्मा वो सब जगह बोल रही है, वो सब जगह दिखा रही है। मैंने कहा वो नेतागिरी है, वो घरेलू मुद्दों को राजनीतिक मुद्दों में बदल रही हैं, तो उनका काम है, उनको अच्छा लग रहा है ऐसे। तो तू भी, फिर उन्होंने कहा तू भी अपनी बात रख करिश्मा, ऐसी नहीं, अगर तू ये सोचेगी कि घरेलू चीज घरेलू में घर के अंदर ही शॉर्ट हो जाएगी, तो अब वो नहीं है जमाना, और ना तेरी जेठानी ऐसी है, क्योंकि वो अपने पद का बहुत बड़ा गलत फायदा उठा रही है। तो भी अपनी बात रख। तो फिर मैंने तब डिसीजन लिया कि मैं भी अपनी बात रखूंगी, पर मैं अपनी बात सिर्फ शब्दों पे नहीं, तथ्यों पर रखूंगी। मेरे पास सारे तथ्य हैं जो आप विनोद जी सामने देख रहे हैं, मेरा वर्क एक्सपीरियंस आप सामने देख रहे हैं, ठीक है, मेरी डिग्री आप सामने देख रहे हैं, मैंने मानहानि का इन पे जो दावा किया है वो आपने सामने देखा, मेरा मेडिकल, मैं बता दूं आपको, उन लोगों का तो 4 लाइन का मेडिकल है, मेरा मेडिकल इतना लंबा है, क्योंकि मेरी जेठानी ने मेरा कम से कम 1 मिनट, अगर मतलब 1-2 मिनट तो उन्होंने मेरा दबा के रखा। पर आशी जो मेरी भतीजी है, मैं फिर अपनी भतीजी को बोलूंगी, मेरी भतीजी है जो, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था अपनी माँ का। अगर मेरी भतीजी ना होती तो वहां कोई ना कोई 101% मर जाता, सरिता रावत की वजह से, सतेंद्र रावत की वजह से, और सबसे बड़ा गुंडा अभिषेक रावत। बाबा, अगर लड़का पैदा करके आप जहर भर के उसको इतना बड़ा बना रहे हो, तो लड़कियां ही ठीक है भाई, बच्चियां ही ठीक है, बेटियां ही ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे साथ दोबारा ऐसा हो। अगर मुझे उस घर में एक खरोंच भी आती है, आप लोग ये वीडियो के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात कहती हूँ कि मुझे, मेरे पति को या मेरी बच्ची को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरिता रावत और सतेंद्र सिंह रावत और अभिषेक रावत। जी, धन्यवाद आपको। तो तमाम चीजें करिश्मा जी ने भी बता दी, दूसरा पक्ष आज उनका भी हमने पक्ष रखा, उन्होंने सारी चीजें बता दी। तो मैडम धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी कि आप सच्चाई का पक्ष भी सुनने आए और आपने तथ्यों को देखा, आपने सिर्फ हवाबाजी की बातें नहीं सुनी। और उनपे मुकदमा मैं जरूर करूंगी। देह व्यापार किसी के लिए भी बोलना, सर हमारे भी बच्चे हैं, आज वो मुझे बोल रही है देह व्यापार करती है, कल के दिन मेरी बेटी को बोलेगी, कल के दिन वो मेरी बेटी को बोलेगी। और आज चलो मैं बर्दाश्त कर दी, मेरी बेटी ना बर्दाश्त कर पाए, वो कुछ जान अपनी गंवा दे इतनी बेइज्जती सुनकर, अगर मैं अपनी जान गंवा दूं इतनी बेइज्जती सुनकर, तो उसका खामियाजा, उसका मुआवजा कौन भुगतेगा? सरिता रावत जी को कोई जाके पूछे कि करिश्मा रावत के लिए एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ, सरिता जी एविडेंस लाओ। उनके चमचे सिर्फ ये लिख रहे हैं रेड मार दो, ये कर दो, वो कर दो। वो कह रही है, वो मुझे सांसद जी की कभी धमकी दे देती हैं, कभी मुझे विधायक जी की कि मेरे साथ नेता हैं। पर मुझे इतना पता है, मेरे माननीय सांसद जी कभी भी पक्षपाती किसी के फेवर में नहीं होंगे। मुझे पता है वो बहुत 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 हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे बृजभूषण गैरोला जी भी बहुत सम्मानित, बहुत लोगों के दुखों में आने वाले, लोगों के लिए काम करने वाले ऐसे ही हैं। भले ही वो, मुझे पता है, भले ही वो इन लोगों का नाम लेके मुझे धमकाए, डराए, मैं डरूंगी नहीं। मुझे पता है वो सिर्फ झूठ बोलकर और सिर्फ मंडल के कुछ लोगों को लाकर, मंडल के कुछ जो हैं, जो उनका सपोर्ट करते हैं, शायद इसलिए उनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ रही है। अगर पर मैं मंडल के भी सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहूंगी, मंडल में जो भी इनको सपोर्ट करते हैं, तो उनको ये समझाइए कि घरेलू मुद्दों को घर तक ही सीमित रखें। उनको इतना समर्थन देने की जरूरत नहीं है कि उनकी बीजेपी और उनके पद का दुरुपयोग कर वो हमारे जान लेने की कोशिश करें। मैं विनोद जी यही कहना चाहूंगी आपसे। तो हमारे लाइव में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।